उत्तर प्रदेश के महोबा में टूटी सड़कों की वजह से बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक दिया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एबीवीपी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महोबा पहुंचे, लेकिन वहां से लौटने के दौरान बीजेपी विधायक ने उनका रास्ता रोक दिया और बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वहां मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। पुलिस कर्मी उन्हें बार बार हटने के लिए कहते सुनाई दिए। इस बीच वो समर्थक भड़क गए। महोबा में सड़क पर बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के समर्थकों और पुलिस कर्मियों के बीच काफी देर तक बहस हुई और इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को अपनी गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा। उन्होंने वहां महोबा के चरखारी विधानसभा से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत से बात की। इसके साथ ही उन्होंने उनके समर्थकों को समझाने की कोशिश की। 40 गांव में चलता हूँ क्षेत्र में, मैं पानी देना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गांव में चलता हूँ, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। बृजभूषण राजपूत ने स्वतंत्र देव सिंह के सामने चरखारी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पानी न पहुंचने की शिकायत की। इसके साथ ही उन्होंने पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने की बात भी कही। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने पानी की किल्लत दूर करने और टूटी हुई सड़कों की मरम्मत न होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इसके बाद उन्होंने विधायक बृजभूषण राजपूत को अपनी गाड़ी में बिठाया और बैठक के लिए उन्हें अपने साथ जिलाधिकारी के दफ्तर ले गए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी विधायक के समर्थकों का हंगामा शांत नहीं हुआ। वो लोग लगातार नारेबाजी करते रहे। उन्होंने मंत्री के सामने विरोध दर्ज कराते हुए तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग की। बोलिए, कहां जा बनाए क्या सभी लोग? आप बंधक है क्या? नहीं बंधक नहीं है, डीएम के पास चल रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए मंत्री जी ने कहा है। महोबा में जिलाधिकारी के दफ्तर में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत और कई अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। बताया गया कि बैठक में चरखारी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। मंत्री जी ने 20 दिन का समय मांगा है कि 20 दिन के अंदर जो है हम काम पूर्ण करवाएंगे और 20 दिन के बाद फिर महोबा आएंगे, महोबा में रुकेंगे और गांव का दौरा करेंगे। बताया गया कि बैठक में स्वतंत्र देव सिंह ने 20 दिन के अंदर गांवों की टूटी हुई सड़कों की मरम्मत का काम पूरा करवाने के निर्देश दिए। उधर उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग शुरू हो गई। महाकाल मंदिर के पुजारी और हिंदू जागरण मंच नाम के हिंदूवादी संगठन ने सरकार से महाकाल मंदिर समेत उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और यह सुझाव दिया कि अगर कोई गैर हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखता है तो उसे नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल घूमने फिरने या गलत मंशा से मंदिर पहुंचता है तो ऐसे लोगों पर बैन लगाया जाना चाहिए। कोई आता है और वहाँ की पूरी परंपरा का निर्वाह करता है तो अनुचित नहीं है, लेकिन यहाँ आकर वो उसका दुरुपयोग करता है तो बिल्कुल हिंदू समाज ये भी यहाँ भी चाहेगा कि महाकाल मंदिर हो या 12 ज्योतिर्लिंग हो, सभी में है तो ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए। हिंदू जागरण मंच नाम के संगठन ने तो उज्जैन के सभी मंदिरों में ऐसी व्यवस्था करने की मांग की। हम कलेक्टर महोदय, माननीय प्रबंध समिति प्रशासक से निवेदन करते हैं कि महाकाल मंदिर में इनका प्रवेश निषेध हो। इसी के साथ साथ मंगलनाथ, काल भैरव, इन अन्य मंदिरों पर भी ये लागू हो। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग कर रहे लोगों ने यूपी और उत्तराखंड का उदाहरण दिया। इससे पहले उत्तराखंड में 4 धाम और हरिद्वार में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग उठाई गई थी। इधर देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से भी एक डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां एक इलाके में अपने घर के बाहर टहल रही एक महिला पर उनके पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और दौड़ते हुए उस महिला पर वो टूट पड़ा।
इससे पहले कि वो महिला संभल पाती, उस कुत्ते ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उन्हें बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। वो कुत्ता उनकी गर्दन पर हमला करता नजर आया। कुत्ते के हमला करने के बाद उसके मालिक ने उसे रोकने की कोशिश की। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे हटाने में जुट गए, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो अपने पालतू कुत्ते को वहां से हटा नहीं सके। इसी वजह से वो कुत्ता जमीन पर गिरी उस महिला के चेहरे और गर्दन पर हमला करता रहा और देखकर ऐसा लगा जैसे वो उनकी जान ही ले ले। कुत्ते के मालिक बार बार उसे हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कुत्ता उस महिला को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तभी एक बुजुर्ग महिला दौड़ती हुई वहां पहुंची। उन्होंने भी कुत्ते को हटाने की कोशिश की। हालांकि बाद में किसी तरह कुत्ते के मालिक ने उसे जमीन पर गिरी महिला से दूर किया। इसके बाद वो महिला लंगड़ाते हुए अपने घर के अंदर पहुंची। तब तक हंगामा सुनकर वहां कई लोग पहुंच गए। जिस महिला पर कुत्ते ने हमला किया था, उनके परिवार के लोग भी बाहर निकल आए। उस दौरान वो खूंखार कुत्ता सड़क पर ही खड़ा रहा और उसको पकड़े होने के बाद भी वो बार बार आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता नजर आया। बाद में उसे किसी तरह घर के अंदर ले जाया गया, लेकिन इस वाकये की वजह से वहां कोहराम मच गया। घटना बेंगलुरु के टीचर्स कॉलोनी इलाके में 26 जनवरी को हुई थी। उस रोज वो महिला सुबह करीब 7 बजे अपने घर के बाहर टहल रही थी। उसी वक्त बिना किसी उकसावे के उस कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया, ऐसा दिखा। उस कुत्ते ने अपने मालिक तक को काट लिया था। और तो और थोड़ी देर बाद वो कुत्ता एक बार फिर मकान से बाहर निकला। उसने दौड़ते हुए उसी मकान में जाने की कोशिश की जिसमें रहने वाली महिला पर उसने हमला किया था। हालांकि उसके मालिक ने उसे रोक दिया। बाद में उस महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके चेहरे, गले और सिर पर 50 से ज्यादा टांके लगे। इस मामले में महिला ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। आरोप लगाया गया कि उनकी लापरवाही की वजह से उनके कुत्ते ने हमला किया। उधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों के बवाल के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर दी। उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुए बवाल के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिड़ला हॉस्टल के 12 कमरों को सील कर दिया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए जिम संचालक इमरान खान से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक उनसे विदेशी फंडिंग और अश्लील वीडियो को लेकर सवाल जवाब किए गए। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने नाम बदलकर उनसे शादी की और फिर कुछ महीनों बाद जबरन तलाक ले ली। मामला रोरावर थाना क्षेत्र का रहा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। इधर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक के बाद लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का यह प्रदर्शन जेएनयू परिसर में साबरमती हॉस्टल के बाहर हुआ और इस दौरान वहां ब्राह्मणवाद का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे भी लगाए। प्रदर्शन में करीब 50 छात्रों ने हिस्सा लिया। जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा की अगुवाई में छात्रों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। पायल के हत्यारे, सेंथिल के हत्यारे, अनिता के हत्यारे, ये सारे लोग जिन्होंने मर्डर किया है कास्ट के बेसिस पे, इन तमाम लोगों का जिनका हम नाम लेते हैं, उनके हत्यारे अभी भी जिंदा हैं। इस दौरान अदिति मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट पर भी अपना गुस्सा निकाला और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुलेआम दिखा रहा है कि उसका नेचर क्या है, उसका कास्टिस्ट नेचर को वो एक्सपोज कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों को तुरंत लागू करने की मांग की और उन्हें और भी ज्यादा सख्त करने के लिए आवाज उठाई। इस प्रदर्शन के लिए जेएनयू छात्र संघ की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसके जरिए यूजीसी नियमों पर लगी रोक के खिलाफ खड़े होने की अपील की गई। इसके अलावा ब्राह्मणवाद का पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल होने की भी अपील की गई। पोस्टर पर बीजेपी के खिलाफ भी कुछ लाइनें लिखी दिखाई दी। पोस्टर पर बाईं तरफ प्रदर्शन का समय और तारीख लिखी गई थी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल भाषा पर वहां पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने नाराजगी जाहिर की। लोकतंत्र आपको विरोध करने की आज़ादी देता है, लेकिन वो विरोध ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए जो समाज में नफरत पैदा करे। इनके हर विरोध वही होते हैं जो समाज में नफरत पैदा करते हैं। जेएनयू में प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ यूजीसी के नए नियमों को लेकर नारेबाजी हुई, बल्कि केंद्र सरकार पर भी हमला बोला गया और बीजेपी के खिलाफ भी विवादास्पद नारे लगाए जाने का दावा किया गया।
दावा किया गया कि ढबली बजाकर लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने आरएसएस के खिलाफ भी नारे लगाए। करीब 2 घंटे तक जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के पास प्रदर्शन कर रहे छात्र डटे रहे और सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक अकाउंटेंट को सरेआम हथियार के दम पर अगवा कर लिया गया। अपहरण का आरोप एक मीट फैक्ट्री के ठेकेदार पर लगाया गया और आरोप है कि उसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद शाहरुख नाम के अकाउंटेंट को अगवा कर लिया। शाहरुख अपने भाई के साथ थे, तभी गाड़ी से आए बेखौफ आरोपियों ने उन्हें तमंचा दिखाया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। ये पकड़ के ले आ रहे किडनैप करके। ये गाड़ी है, ये मेरे भैया को उठा के ले आ रहे हैं। देखो, शाहरुख के भाई ने फौरन पुलिस को शिकायत की। जानकारी मिलते ही पुलिस ने अगवा किए गए अकाउंटेंट की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों में उन्हें ढूंढ निकाला। चौंका देने वाला यह मामला अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का रहा और वहां अकाउंटेंट के अपहरण के आरोप में पुलिस ने जिशान नाम के एक व्यक्ति को पकड़ लिया। जिशान को एक मीट फैक्ट्री का ठेकेदार बताया गया। शाहरुख के मुताबिक अगवा करने से पहले आरोपी ने उन पर अकाउंट से जुड़े कामों में फर्जीवाड़ा करने का दबाव बनाया था। तो वो मुझसे जोर जबरदस्ती से अपना काम कराना चाहते हैं फ्रॉड तरीके से, जो कि मैंने उनसे पहले ही उनका आईडी पासवर्ड लौटा दिया कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा। आरोप लगा कि इसी बात से भड़के जिशान ने 5 से 7 लोगों के साथ मिलकर अकाउंटेंट को अगवा कर लिया था। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर कार सवार बदमाशों ने गोलियां चला दी। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक टोल प्लाजा पर कार सवार लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दहशत मचा दी। राहत की बात यह रही कि फायरिंग की घटना में कोई टोल कर्मी घायल नहीं हुआ। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगा कि उन्होंने वेतन को लेकर हुए झगड़े की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक पर आरोप लगा कि उसने खुद को एसडीएम और डीएम बताकर एक लड़की से 26 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोशल मीडिया पर पहले लड़की से दोस्ती की, फिर उसे प्यार के जाल में फंसाकर उससे पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक युवक ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। रोहित सिंह नाम के उस युवक के घर में फांसी लगाने के बाद परिवार में हाहाकार मच गया और उसके बाद परिवार वालों ने कानपुर के पनकी इलाके में सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। हंगामे की खबर मिलने पर तुरंत पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच गए। लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के हालात जस के तस बने रहे। कुछ लोग पुलिस से बहस करने में जुट गए। परिवार के मुताबिक 26 जनवरी को युवक अपनी बहन से मिलने लखनऊ गया था। आरोप है कि उसी दौरान ट्रेन में कुछ लोगों ने उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया था। 4 लोग कोई लोग हैं जो उससे जबरदस्ती कर रहे थे। उसका नाम पूछ रहे थे, ये भी उसने बताया था कि उसका नाम पूछ रहे थे। तो उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है और 4 बाग में कहीं मजार है वहीं पर इसको ले जाया गया है। युवक की बहन के मुताबिक ट्रेन में हुई मारपीट और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने की वजह से उनका भाई बुरी तरह परेशान था और दावा किया गया कि उसी वजह से उनके भाई ने फांसी लगाकर जान दे दी। खुदकुशी से पहले उस युवक ने एक वीडियो भी बनाया। उसमें उसने आरोप लगाया कि उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया। मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन मैं धर्म के रास्ते रहूँगा और जिस तक भी ये वीडियो जाए वो ये जान ले कि गांजा ही धर्म बदल रहा है और कोई नहीं। हालांकि उस युवक ने वीडियो में उन लोगों के नाम नहीं बताए जिन्होंने उस पर धर्म बदलने के लिए दबाव डाला था। उसने दावा किया कि पूरे देश में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इसलिए अपने भारत में गांजा बंद हो और नारी का सम्मान हो, बस इतना मैं चाहता हूँ। माफ करना जिससे भी मैं मिला था या मैंने गलतियाँ की। मैं खुद फांसी लगाने जा रहा हूँ और धर्म परिवर्तन पूरा भारत करवा रहा है, पूरा भारत।
इस मामले में पुलिस ने युवक के परिवार वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर आरोपियों की तलाश में 2 टीमें भी तैनात कर दी। उधर उत्तराखंड के टिहरी में झील में गिरे 2 पैराग्लाइडरों को एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते बचा लिया। वो दोनों टिहरी एक्रो फेस्टिवल के नाम से चल रही प्रतियोगिता में शामिल हुए थे और उसी प्रतियोगिता के दौरान उन दोनों पैराग्लाइडरों का संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर उतरने के बजाय टिहरी झील के ऊपर आ गए। देखते ही देखते वो दोनों गहरी झील में गिर गए। हालांकि वहां पहले से ही खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें तैनात थीं। बचाव दल के लोगों ने जैसे ही उन्हें गिरते हुए देखा, वो तुरंत उनकी तरफ नाव लेकर चल दिए। गनीमत यह रही कि जैसे ही वो दोनों झील में गिरे, उसी वक्त एसडीआरएफ की 2 नावें उन तक पहुंच गई। इसके बाद पैराग्लाइडरों को नावों में बैठाया गया और उन्हें सुरक्षित झील के किनारे लाया गया। बाहर लाकर उनकी मेडिकल जांच भी करवाई गई, जिसमें दोनों फिट बताए गए। उधर राजस्थान के बलोत्रा में साध्वी और कथावाचक प्रेम बाइसा को उनके पैतृक गांव में अंतिम दर्शन के बाद समाधि दे दी गई। 2 रोज पहले जोधपुर में उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी और इसके बाद साधु संतों ने परंपरा के मुताबिक पूरे विधि विधान से उन्हें समाधि दे दी। बलोत्रा जिले में साध्वी प्रेम बाइसा के पैतृक गांव में इस दौरान जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां चारों तरफ साध्वी के समर्थक दिखाई दिए। उनके चेहरे मायूस थे, लेकिन उन्होंने साध्वी के समर्थन में खूब नारे लगाए। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। साध्वी का पार्थिव शरीर उनके आश्रम में रखा गया। सैकड़ों लोगों ने आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस ने भी साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध हालात में मौत पर सवाल उठाए और यह मांग की कि पुलिस के बजाय मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। इसके बाद राज्य सरकार ने भरोसा दिया कि इसकी जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। माइन्यूटली सभी पहलुओं पर जांच करके जो भी सही होगा, दूध का दूध पानी का पानी करके हम कार्रवाई करेंगे। इस बीच सूत्रों के मुताबिक साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उनके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले। उनके शरीर में जहर भी नहीं पाया गया। हालांकि पुलिस उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। साध्वी के समर्थकों ने मौत के पीछे बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया था। कहा जा रहा है कि कथावाचक प्रेम बाइसा का जो वीडियो वायरल हुआ था, उससे उनकी छवि खराब हुई थी। उस वीडियो के जरिए दावा किया गया था कि साध्वी के साथ किसी ने अश्लील हरकत की थी। हालांकि साध्वी ने खुद उस वीडियो पर सवाल उठाए थे। उस वीडियो को लेकर जारी विवाद के बीच ही साध्वी की मौत की खबर सामने आई थी और इसलिए उनके समर्थक भड़क गए थे। बाद में यह भी कहा गया कि साध्वी को इलाज के दौरान जानबूझकर गलत इंजेक्शन दिया गया था। इधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में गणतंत्र दिवस के दिन एक प्राइवेट स्कूल में छात्राओं को बुर्का पहनाकर मंच पर डांस करवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू समुदाय की छात्राओं को बुर्का पहनाकर डांस करवाने के आरोपों को लेकर कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताई और स्कूल प्रबंधन से माफी मांगने की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद स्कूल ने गलती के लिए माफी मांग भी ली। हुआ यह था कि गणतंत्र दिवस के दिन गुरुचरण श्रीवास्तव एआर इंटर कॉलेज नाम के स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान मंच पर भूत प्रेत से जुड़ा एक एक्ट दिखाने के लिए छात्राओं को काले रंग का बुर्का पहनाकर भेज दिया गया। छात्राओं ने मंच पर बुर्के में भूतों वाला डांस किया। दावा किया गया कि बुर्के में डांस करने वाली सभी छात्राएं हिंदू समुदाय की थी। तो डांस का वीडियो देखकर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने नाराजगी जताई। शिकायत मिलने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच के आदेश दे दिए। सौभाग्य की एक बात यह कि बुर्के का तो ऐसा सीन हो गया है कि दिखा नहीं कि बवाल हो जाता है। गोंडा के स्कूल में बवाल इसलिए हुआ क्योंकि गणतंत्र दिवस पर बच्चों का जो फंक्शन था, सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उसमें एक डांस में बुर्का था। मतलब बच्चियों का डांस था जिसमें उनको भूत बनना था। तो भूत की ड्रेस क्या बनाते, उन्होंने बुर्का पहना दिया और बच्चियों ने डांस कर लिया। तो बवाल हो गया कि हिंदू बच्चियों को बुर्का कैसे पहना दिया। बुर्का पहनने से वो मुसलमान थोड़ी हो गई, उनको तो भूत की ड्रेस पहनाई गई थी ना। बच्चों को भी पता होगा कि उनको भूत का रोल करना है। उनके घर वालों को भी पता होगा शायद कि बच्चों को फंक्शन में भूत प्रेत का रोल करना है।
उसके लिए उन्हें बुर्का पहनाया जाएगा। कॉस्ट्यूम था ना वो तो। जैसे बच्चे कई बार स्कूल के फंक्शन में सब्जियों का रोल नहीं करते, तो भिंडी आलू वाली ड्रेस पहनकर चले जाते हैं। कोई पेड़ बन जाता है, कोई भालू की ड्रेस में जाता है, तो वो कोई भालू थोड़ी हो जाता है। और बुर्के को भूत प्रेतों की ड्रेस के लिए इस्तेमाल किया गया, तो अगर किसी की भावनाएं आहत होनी थी तो मुसलमानों की होनी चाहिए थी ना, कि जो परिधान उनके समुदाय में महिलाएं पहनती हैं उनको भूत प्रेत की ड्रेस के रूप में इस्तेमाल कर लिया। हिंदूवादी संगठनों के लोगों का इस पर बवाल करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? भूत में भी हिंदू मुस्लिम होता है क्या? बच्चों की फैंसी ड्रेस तो छोड़ देते। 100 बात की एक बात, उधर यूपी के मथुरा में नहर में कार के गिरने से अफरा तफरी मच गई। यूपी के मथुरा में सड़क पर चल रही एक कार अचानक नहर में गिर गई। कार में एक कारोबारी अपने पूरे परिवार के साथ सवार थे। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बच्ची की ई रिक्शा के नीचे दबकर मौत हो गई। घटना तब हुई जब वो बच्ची सड़क पार कर रही थी। तभी उस बच्ची को बचाने की कोशिश में ई रिक्शा के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। उसकी वजह से वो ई रिक्शा बच्ची पर पलट गया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने एसपी ऑफिस के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता सुजॉय रंग की हत्या की जांच को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस से हत्या में शामिल आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इधर यूपी के हरदोई में भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक एक महिला ने अपने गांव के प्रधान पर विकास के कामों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। इसके बाद प्रधान के खिलाफ जांच हुई और आरोप सही साबित होने पर उनके फंड सीज कर दिए गए और आरोप लगा कि इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने शिकायत करने वाली महिला के पति की पिटाई कर दी। 8 से 10 लोग उनकी गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने गाड़ी चला रहे व्यक्ति को खींचकर बाहर निकाला और उन्हें मारना शुरू कर दिया। उन पर जमकर लाठियां बरसाते दिखे। इस दौरान उनकी पत्नी ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन वो उन्हें मारते रहे। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 12 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में एक इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में उस वक्त हंगामा हो गया जब खाद लेने के लिए खाद वितरण केंद्र पर पहुंचे किसानों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया गया हंगामा खाद के लिए मिलने वाले टोकन को लेकर शुरू हुआ। किसानों ने प्रशासन पर वहां किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया और देखते ही देखते वहां खाद लेने के लिए लाइन में खड़े किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले कुछ किसानों के बीच बहस हुई, फिर वहां मारपीट तक की नौबत आ गई। हंगामे और मारपीट की वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लाइन से लागत है, कोनो पे फालतू आवत है, कोनो कैसा आवत है, यहाँ को पुलिस या को कुछ आए हैं, सब बहुत मत आए हैं। हालात बिगड़ने पर वहां पुलिस भेजी गई और किसानों को समझाकर मामला शांत कराया गया। और वहां मौजूद कुछ किसानों ने खाद वितरण केंद्र के अधिकारियों पर खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक उन्हें जरूरत के हिसाब से खाद नहीं दी जा रही। अब जो 2 बोरी दे रहे हैं, कल 3 बोरी बांटे हैं, आज 2 बोरी बांट रहे हैं। बात किए तो बोले कि 2 बोरी की बस आदेश। लोगों ने आरोप लगाया कि गोदाम में पर्याप्त खाद होने के बावजूद उन्हें कम खाद बांटी गई। गोदाम है, गोदाम में अफराद खादी है, खादी कोई कमी नहीं है, फिर भी यहाँ खादी कम दे रहे हैं। जब हमको 10 बोरी लग रहा है, आज 2 बोरी आप दे रहे हैं हमको, तो कल हम फिर में लाइन में लगेंगे ना। किसानों ने इस मामले में जिला प्रशासन से शिकायत की। इसके बाद उन्हें जल्द से जल्द समस्या का समाधान किए जाने का भरोसा दिया गया। उधर उत्तराखंड के पौड़ी में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुए एक झगड़े के बाद जमकर हंगामा हो गया। बताया गया कि दिल्ली के रहने वाले कुछ पर्यटक उस गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचे। इस दौरान उन पर गलत तरीके से गाड़ी ओवरटेक करने का आरोप लगा और इस बात को लेकर उन पर्यटकों की वहां रहने वाले कुछ लड़कों से झड़प हो गई। इसके बाद तो पुलिस को दखल देना पड़ा। पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर इलाके में कई पुलिसकर्मी भीड़ को खदेड़ते नजर आए और उन्होंने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिसकर्मी वहां दौड़ते हुए हंगामा कर रहे लोगों पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। बताया गया कि गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर उन पर्यटकों और उन लड़कों के बीच कहासुनी शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झड़प में तब्दील हो गई और आरोप लगा कि उन पर्यटकों ने उन लड़कों की पिटाई कर दी। बताया गया कि पिटाई से भड़के उन लड़कों ने बड़ी संख्या में लोगों को पौड़ी के श्रीनगर इलाके में बुला लिया।
इसके बाद तो जबरदस्त हंगामा हो गया। वहां उन पर्यटकों और उन लड़कों के बीच जमकर डंडे चले। आरोप लगा इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को गालियां भी दी। इस झड़प की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई और हालात काबू में करने की कोशिश की। बताया गया कि पुलिस कर्मियों ने उन पर्यटकों को हिरासत में लिया और उन्हें अपने साथ पुलिस चौकी ले गए, लेकिन इस बीच पुलिस चौकी के पास भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि उन लड़कों के साथ वहां के लोगों ने उन पर्यटकों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की और उन्होंने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। इसके बाद उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी के करेरा इलाके में चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोकने पर उस पर सवार विधायक के भाई बताए जा रहे व्यक्ति और पुलिस वाले के बीच जोरदार बहस हो गई। मोटरसाइकिल चला रहे बीजेपी विधायक रमेश खटीक के भाई को पुलिस ने हेलमेट न होने पर रोक दिया, लेकिन बवाल तब हो गया जब एक पुलिस वाले ने उनकी बाइक की चाबी निकाली। इस पर विधायक के भाई बताए जा रहे व्यक्ति आपे से बाहर हो गए। गाड़ी अंदर ले आओ ना, कानून जानता, कानून गाड़ी की चाबी रखवा, कानून जानता तू, गाड़ी की चाबी निकाल, गाड़ी की चाबी रखवा, मैं गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। यही नहीं, उन्होंने पुलिस को धमकी दे दी कि यह कार्रवाई उनको महंगी पड़ेगी। हालांकि एक पुलिस वाले ने उन्हें तुरंत जवाब दिया। अरे लाओ तुम मेरे घर, हां ले आओ, अरे ले आओ, घर नहीं ला रहे बाबू, फांसी लगा देना मेरी, घर नहीं ला। पूरा हंगामा थाने के बाहर ही हुआ, जहां पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और इस जोरदार बहस के बीच पुलिस वाले भी आग बबूला हो गए। उन्होंने फिर दोहराया कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाल्टी से उतारूं क्या? इतना दबाव नहीं, इतना दबाव नहीं, इतना दबाव नहीं। बहस की शुरुआत तब हुई जब पुलिस ने उनकी बाइक को रोका और हेलमेट न होने पर उनकी गाड़ी का चालान काटना चाहा, लेकिन विधायक के भाई बताया जा रहा है उस व्यक्ति ने उनकी बातें सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं हुए। तो बात करें आप, नहीं कर रहे हम बात, नहीं कर रहे, चलो उठा गाड़ी। बाद में थाने से कुछ और पुलिस वाले वहां पहुंच गए और हंगामे को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तब वो विधायक के भाई को अपने साथ थाने के अंदर ले गए। उनके साथ एक और व्यक्ति भी उनकी मोटरसाइकिल पर बैठे थे, उन्हें भी अंदर ले गए। हालांकि बाद में बिना चालान काटे ही उनकी गाड़ी को छोड़ दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि शिवपुरी में विधायक के भाई बताए जा रहे व्यक्ति को बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते पकड़ा तो बवाल हो गया। पुलिसकर्मी ने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन आखिर चालान तो नहीं हुआ ना। तो पब्लिक के लिए रूल अलग है और पब्लिक के प्रतिनिधि के भाई के लिए अलग है। पुलिसकर्मी पर खुले में दबाव डाला गया, यानी पूरा भरोसा था भाई साहब को कि उनके भाई साहब के होते हुए उनका चालान नहीं कट सकता। पब्लिक भी जानती है कि एक जगह की बात नहीं है, ये तो लगभग सब जगह की कहानी है। ट्रैफिक के बाकी नियम तो ज्यादातर इसलिए होते हैं कि सड़क पर सब सुरक्षित रहें, लेकिन हेलमेट का नियम तो वैसे भी पहनने वाले की सुरक्षा के लिए ही है ना। लेकिन अगर विधायकों के भाइयों की शान के ये खिलाफ है और पुलिसकर्मी को इतनी ताकत नहीं दी गई है कि वो उनका चालान काट सकें, तो मोटर व्हीकल एक्ट में क्यों नहीं डाल देते? ये कानून में डाल दो, सारी खुदाई एक तरफ, विधायक का भाई एक तरफ। सौ बात की एक बात। उधर यूपी के बाराबंकी में खुद को विधायक का भतीजा बताने वाले युवक की गाड़ी का चालान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान पुलिस ने हूटर बजाकर लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में एक कार का 10,000 रुपए का चालान कर दिया। जांच के दौरान उस कार पर सचिवालय का पास भी लगा मिला। पूछने पर युवक ने दावा किया कि उसके चाचा विधायक हैं। बिहार के बाढ़ में सरकारी कार्यक्रम में मंच टूटने से बड़ा हादसा हो गया। जिस वक्त मंच टूटा उस वक्त बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह मंच पर ही लोगों की शिकायतें सुन रही थी, लेकिन मंच पर ज्यादा भीड़ जमा होने की वजह से मंच टूट गया। हालांकि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आनंदपुर अग्निकांड के मुद्दे पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। आनंदपुर में गोदाम में लगी आग में 27 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। बीजेपी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। इधर असम से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य में रहने वाले मियां समुदाय के लोगों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि मियां लोगों को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ने पर ही मजबूर हो जाए। इतना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान तक कर दिया कि वो खुद और उनकी पार्टी बीजेपी सीधे तौर पर असम के मियां समुदाय के खिलाफ है। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে।
এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব আমিতো हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने समर्थकों से मियां समुदाय के लोगों को परेशान करने की अपील की ताकि वो असम छोड़कर चले जाएं। গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না আপুনিও দিয়ক না ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক असम के सीएम के मुताबिक उनका इशारा लंबे वक्त से असम में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों की तरफ था। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा के इस बयान ने सिर्फ असम ही नहीं पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया। विपक्षी दलों ने असम के मुख्यमंत्री के बहाने बीजेपी को घेरा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने हेमंत बिस्व शर्मा पर हमला बोला। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्व शर्मा साहब आप अपने ये वापस लीजिए नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दावा किया कि असम के सीएम लगातार वहां रहने वाले मुसलमानों को अलग अलग तरीकों से परेशान कर रहा है। वो आसाम के मुसलमानों को कंटिन्यू सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बांग्लादेशी कह करके, घुसपैठिया कह करके वो बराबर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इसी साल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जानबूझकर हेमंत बिस्व शर्मा हिंदू मुसलमान के मुद्दे को हवा देने में जुटे हैं। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा ने बयान पर विवाद बढ़ने और विपक्ष के हमलों के बीच सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। तो वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। असम के मुख्यमंत्री ने सफाई दी कि उन्होंने बांग्लादेश से अवैध तरीके से सीमा पार करके जो असम के अलग अलग इलाकों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान करने की बात कही थी। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ असम की करीब 270 किलोमीटर सीमा लगती है और लंबे वक्त से वहां से लोगों के अवैध घुसपैठ किए जाने का दावा किया जाता रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा पहले भी कई बार अपने बयानों में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन मियां शब्द के इस्तेमाल के बाद पूरे देश में उनके बयान पर बहस छिड़ गई। उधर जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के मस्जिदों में अजान के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाने के बाद मुस्लिम पक्ष ने जागरण को लेकर उन्हें घेर लिया। एक रोज पहले विधानसभा में बाल मुकुंद आचार्य ने मस्जिदों में तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया था और अपने बयान में उन्होंने लाउडस्पीकर की आवाज से होने वाली परेशानियों का जिक्र किया। और तो और उन्होंने सरकार से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को हटवाने की भी अपील की। मेरा सरकार से निवेदन है, गुम्बदों में लाउडस्पीकर को कम करवाएं या हटवाया जाए तथा इनकी आवाज में सीमा निर्धारित की जाए। ध्वनि प्रदूषण से जनता को बचाया जाए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। उनके इस बयान के बाद मुस्लिम पक्ष ने जागरण के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल किए जाने पर उन्हें घेर लिया। अजान 1.5 से 2 मिनट में खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं होता। दूसरी तरफ घंटों घंटों मंदिरों पर जो है वो लाउड स्पीकर लगे होते हैं, रोड ब्लॉक करके, रास्ते और गलियां ब्लॉक करके जागरण किए जाते हैं। ये तकलीफ नहीं होती, ये नहीं दिखता है इनको। कांग्रेस ने भी बाल मुकुंद आचार्य के बयान पर आपत्ति जताई। हालांकि सरकार ने दावा किया कि लाउडस्पीकर बजाने के नियम तय हैं और उनका पालन करवाया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में विवादास्पद नारे लगाने के आरोप में कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक कर्णी सेना के कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे और इसी दौरान कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव ने पहले उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाई और फिर अपनी मूंछों को ताव दिया। इसके बाद उन्होंने समुदाय विशेष के खिलाफ नारा लगाया। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दूंगा। उनके पीछे पीछे वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस मामले के सामने आने के बाद कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकारों को महिलाओं और बच्चियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड बांटने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ अहम आदेश दिए। कोर्ट ने सभी सरकारों को सैनिटरी पैड मुफ्त उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इसके अलावा भी सभी सरकारी और निजी स्कूलों को फ्री सैनिटरी पैड देने का आदेश दिया। गुजरात में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सूरत पुलिस के साथ मिलकर ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की। एनसीबी ने बरामद ड्रग्स की कीमत 10 करोड़ रुपए होने का दावा किया। इसके साथ ही रैकेट के मास्टरमाइंड महेंद्र बिश्नोई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों से शेयर बाजार पर दबाव रहा। सेंसेक्स 296 अंक गिरा तो निफ्टी भी लुढ़ककर 25,320 पर आ गया। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, ऑयल एंड गैस और आईटी इंडेक्स में रही। हालांकि फार्मा, मीडिया और एफएमसीजी इंडेक्स में तेजी दिखी। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में टोल बचाने के चक्कर में एक कार अंडरपास में फंस गई। बताया गया कार के ड्राइवर ने टोल न चुकाना पड़े यह सोचकर अपनी गाड़ी उस लेन में घुसा दी जिसमें गाड़ियों के जाने पर रोक लगी थी। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक अंडरपास में उनकी कार बुरी तरह फंस गई। अंडरपास में जलभराव था और जलभराव की वजह से उनकी गाड़ी के पहिए डूब गए, इंजन बंद हो गया। इसके बाद उसमें सवार लोग न तो आगे जा सकते थे न पीछे आ सकते। काफी देर तक वहीं फंसे रहे। बाद में आसपास के लोगों ने पुलिस से मदद मांगी और फिर पुलिस ने ट्रैक्टर की मदद से पानी में फंसी उस कार को बाहर निकाला। उसमें सवार दोनों लोग अपनी गाड़ी को धक्का देते दिखाई दिए। उधर कांग्रेस ने मनरेगा कानून को दोबारा लागू करने की मांग करते हुए दिल्ली में प्रदर्शन किया। उसने इस योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार का विरोध करते हुए कांग्रेस मुख्यालय से रैली निकाली। मनरेगा बचाओ के नाम से हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब नारे भी लगाए। इसके बाद पार्टी के नेता और कई कार्यकर्ता गांधी स्मृति भवन की तरफ निकले, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर भड़के कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड के ऊपर खड़े हो गए। इस दौरान पार्टी नेता जयराम रमेश ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि मनरेगा योजना मजदूरों के लिए ज्यादा अच्छी थी। ये सिर्फ मजदूरी का कानून नहीं है, ये सशक्तिकरण का कानून है। ये मनरेगा कानून लोगों को हक दिया करता था। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नई योजना में बजट कम किया गया और मजदूरों की मजदूरी कम कर दी गई। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। उधर भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर मुंबई के कारोबारी से करोड़ों रुपए की ठगी की। हितेश कांतिलाल नाम के उस कारोबारी ने मुंबई के पंतनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया कि आकांक्षा अवस्थी, उनके पति और उनके साथियों ने भारी मुनाफे का लालच देकर उनसे 11.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आकांक्षा अवस्थी ने उन्हें बिहार के बेतिया के गोदाम में 300 करोड़ रुपए फंसे होने की कहानी सुनाई थी। एफआईआर के मुताबिक आकांक्षा अवस्थी और उनके पति ने मिलकर उन्हें बिना ब्याज के 200 करोड़ लोन देने का भरोसा दिया था। आरोप है कि आकांक्षा अवस्थी ने उनसे अलग अलग बैंक अकाउंट में 11.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए। कारोबारी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने आकांक्षा अवस्थी, उनके पति और उनके साथियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर पूर्व क्रिकेटर और तेलंगाना सरकार में मंत्री मोहम्मद अजरुद्दीन के बंगले की मरम्मत के लिए 76 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये सरकारी बंगला हाल ही में मोहम्मद अजरुद्दीन को अलॉट किया गया और तेलंगाना सरकार ने इस बंगले की मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के मुताबिक मरम्मत के काम में छत की वाटर प्रूफिंग, फर्श पर टाइल लगाने का काम, खिड़की लगाना, मॉड्यूलर किचन बनाना, दीवारों की मरम्मत और पेंटिंग जैसे कई काम शामिल हैं। इस आदेश को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस तरह के बंगलों को सरकारी बंगलों के लिए आवंटित किया जाता है 76 लाख रुपए का फंड। इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के पास जनता की योजनाओं के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एक मंत्री के बंगले की मरम्मत के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। उधर कर्नाटक के बेंगलुरु में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया कि लोकायुक्त ने उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया।
वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने पैरों से अपना फोन छिपाने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद एक अधिकारी ने उनका फोन उठाकर अपने पास रख लिया। इसके बाद उन्हें जबरदस्ती वहां से ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक वो इंस्पेक्टर चिटफंड धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को उसके घर से उठाकर पुलिस थाने ले आए थे। आरोप लगा कि वहां उन्होंने आरोपी को ऑफर दिया कि वो 5 लाख रुपए के बदले उसके खिलाफ दर्ज केस बंद कर देंगे। दावा किया गया कि इंस्पेक्टर ने उसी वक्त आरोपी से 1 लाख रुपए रिश्वत ले ली। इसके बाद बाकी 4 लाख रुपए लेने के लिए उन्होंने उस आरोपी को मैसूर रोड इलाके में बुलाया, लेकिन वहां लोकायुक्त ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इधर यूपी के बरेली में हुई हिंसा की फोरेंसिक रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां सामने आने का दावा किया गया। यूपी के बरेली में पिछले साल सितंबर में हुई हिंसा में एफएसएल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुलिस पर पेट्रोल और एसिड से हमला किया गया था। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। गुजरात के राजकोट में कार के एक पुल से नीचे गिरने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। वहां उस कार के नीचे गिरते ही उसमें आग लगी और उसमें सवार लोग झुलस गए। उत्तर प्रदेश के महोबा में हत्या के एक मामले में पिछले 5 महीने से जिला जेल में बंद आरोपी महिला ने अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद फूलों से एम्बुलेंस को सजाकर महिला और उनकी बच्ची को अस्पताल से जेल लाया गया। जेल प्रशासन ने वहां नवजात के स्वागत में ढोल बजवाए। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक इवेंट मैनेजर की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उस इवेंट मैनेजर के बॉयफ्रेंड बताए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। 12 जनवरी को पूजा राणा नाम की उस इवेंट मैनेजर की हत्या की गई थी और 22 जनवरी को पुलिस ने एक नहर के पास से उनका शव बरामद किया था। और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि 30 साल की पूजा राणा के बॉयफ्रेंड बताए जा रहे विमल कुमार ने ही उनकी हत्या की साजिश रची थी। नहर गई है अंदर को 4-5 किलोमीटर अंदर ले आ गए। वही नहर के किनारे ही कहीं गड्ढा खोद के 5 फीट गहरा गड्ढा खोद के उसको दफना दिया। वहां पे लाश मिली उसकी जाके। बताया गया कि पूजा और उनके बॉयफ्रेंड के बीच पैसों के लेन देन को झगड़ा चल रहा था और आरोप लगा कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनकी हत्या का प्लान बनाया था। इस काम में सोहेल खान और अनिल कुमार नाम के व्यक्तियों ने उसकी मदद की थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में हुई रेप की पुष्टि के बाद पटना पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। 11 जनवरी को पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध हालात में उस छात्रा का शव मिला था। पटना पुलिस ने इस मौत को आत्महत्या बताया था, लेकिन बाद में जब दोबारा जांच हुई तो पुष्टि हो गई कि उसका रेप हुआ था और इसीलिए मगध महिला कॉलेज की छात्राओं ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। वो छात्राएं बेटी बचाओ न्याय मार्च का पोस्टर लेकर मार्च निकालती दिखी। छात्राओं का आक्रोश मार्च है और यह तस्वीर मगध महिला कॉलेज के सामने का है, जहां पर छात्र सड़कों पर उतरी हैं। इस दौरान छात्राओं ने पटना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। इसकी निष्पक्ष जांच हो और जितनी भी लड़कियां बाहर से पढ़ने आ रही हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें। गुस्साई छात्राओं ने कॉलेज के गेट से लेकर कारगिल चौक तक मार्च निकाला और उस छात्रा के लिए न्याय की मांग की, क्योंकि आरोप लगा कि उस छात्रा के रेप के बाद उसकी हत्या की गई। शुरुआत में पटना पुलिस ने इस मामले की जांच की थी और दलील दी थी कि उस छात्रा ने नींद की गोलियां ज्यादा खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उस छात्रा के परिवार वालों ने दावा किया कि उसके शरीर पर खरोंच के निशान मिले थे, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का रेप हुआ था, लेकिन पुलिस ने उनके दावे को खारिज कर दिया था। इस बीच उस छात्रा के परिवार वालों ने दावा किया कि पोस्टमार्टम करने वाले एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि पोस्टमार्टम में उनकी बेटी के रेप के सबूत मिले। इसके बाद पटना पुलिस पर इस मामले की दोबारा जांच करवाने का दबाव बनने लग गया और फिर इस मामले की गहराई से जांच हुई और फोरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि उस छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म मिला और इसके बाद पटना पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी। पुलिस ने उस गर्ल्स हॉस्टल के मालिक और उनके बेटे के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिए, जिसमें उस छात्रा का शव मिला था। इसके अलावा उस छात्रा के एक दोस्त के भी डीएनए सैंपल लिए गए, क्योंकि दावा किया गया कि उस छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर जो स्पर्म मिला वो किसी 18 से 20 साल के लड़के का हो सकता है। इस मामले की जांच में जुटी
एसआईटी ने उस घटना से जुड़े कई सबूत और वीडियो खंगाले। इसके बाद 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया और उनके भी डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। एसआईटी की टीम ने दावा किया कि उस छात्रा के रेप का आरोपी उन 5 में ही एक हो सकता है। एसआईटी की टीम कुल 25 लोगों के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेज चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मॉल की लिफ्ट में एक परिवार के फंस जाने का डरा देने वाला मामला सामने आया। उन लोगों के मुताबिक वो उस लिफ्ट में करीब आधे घंटे तक फंसे रहे, फिर वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला और इस घटना के बाद लिफ्ट में फंसा वो परिवार सहम गया। काफी देर तक फंसे होने की वजह से उन्हें घबराहट होने लगी। करीब 35-40 मिनट हो गया है, एकदम माथा घुटने लगा, पैर छिला गया है। उन लोगों ने बताया कि वो उस मॉल में लिफ्ट की मदद से नीचे से ऊपर जा रहे थे, तभी एक झटका लगने के बाद वो बंद हो गई। उसके अंदर लिखे इमरजेंसी नंबरों से भी उन्हें मदद नहीं मिली। कोई यहाँ उठाने वाला फोन नहीं है, जिम्मेदारी 112 पर किया गया है, तब आए लोग और उसके बाद से फायर वाले आए लोग। पुलिस और दमकल कर्मियों ने लिफ्ट खोलकर उन्हें बाहर निकाला। उन लोगों ने मॉल के अंदर के रखरखाव पर सवाल उठाए। इधर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक पुल गिरने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक वो पुल लंबे वक्त से जर्जर हालत में था। इस बीच एक भारी भरकम ट्रक उस पुल से गुजरा और वो पुल भरभरा कर गिर गया और इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग उस पुल पर फंसे ट्रक के ड्राइवर को बचाने में जुट गए। अचानक उस पुल के गिरने से वो 2 हिस्सों में पड़ गया। दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ लग गई। वो उस ट्रक को पुल पर फंसा देख बुरी तरह डर गए। हालांकि उन्होंने किसी तरह उस ट्रक के ड्राइवर को सही सलामत बाहर निकाला। इस घटना के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उधर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मैच में दमदार प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। मैच में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 43 गेंदों में शतक लगा दिया। क्विंटन डिकॉक ने 115 रन की पारी में 10 छक्के लगाए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के 5वें और आखिरी मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन किए। 5वां T20 मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता कार्लोस अल्कराज का सामना पिछली बार के चैंपियन यानिक सिनर या फिर 10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच के साथ हो सकता है। वेनेजुएला में हुई सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कैरिबियाई देश क्यूबा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने क्यूबा को अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। उसकी घेरेबंदी के मकसद से लाए गए एक ऑर्डर पर मोहर लगा दी। यानी दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में सेना भेजने वाले ट्रंप की नजर अब क्यूबा पर भी पड़ गई। क्यूबा अमेरिका के दक्षिण में उसके फ्लोरिडा राज्य से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों देशों को अटलांटिक महासागर अलग करता है। करीब 1 करोड़ की आबादी वाला क्यूबा चारों तरफ से समंदर से घिरा है। उसके दक्षिण में कैरिबियन सागर है, जबकि कैरिबियन सागर के दक्षिणी छोर पर वेनेजुएला। और कुछ दिन पहले ही वहां अमेरिका ने अचानक एयर स्ट्राइक कर खलबली मचा दी थी, क्योंकि दावा है कि अमेरिका के करीब 150 लड़ाकू विमान वेनेजुएला में रात के वक्त घुस गए थे। उन्होंने कुछ ही मिनटों के अंदर वेनेजुएला के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को भी जबरन गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उन्हें अमेरिका की जेल में कैद कर लिया था। लेकिन वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई को 1 महीना भी नहीं बीता था कि ट्रंप क्यूबा को घेरने में जुट गए। उन्होंने क्यूबा को एक नाकाम देश तक कह डाला। Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans who really were treated very badly, and they'd probably like to go back. अमेरिका और क्यूबा के बीच टकराव की कई वजह बताई गई और उन्हें लेकर दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से तनातनी रही है, क्योंकि रूस और चीन के करीबी माने जाने वाले क्यूबा पर अमेरिका आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगाता है। यही नहीं, अमेरिका का दावा है कि क्यूबा में रूस और चीन की खुफिया एजेंसियों ने भी डेरा डाल रखा है, जबकि अमेरिका उन्हें अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है। दावा है कि इसीलिए ट्रंप ने क्यूबा को सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी के तहत उन्होंने क्यूबा को तेल बेचने वाले देशों पर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाले ऑर्डर को
हरी झंडी दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी देश क्यूबा को तेल की सप्लाई करेगा उसकी चीजों पर अमेरिका में ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी वसूली जाएगी। हालांकि ये इंपोर्ट ड्यूटी कितनी बढ़ाई जाएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप की इस सख्ती से क्यूबा में हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि वो तेल के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। जानकारी के मुताबिक क्यूबा बीते कई दशकों से अपनी जरूरत का 80% तेल वेनेजुएला से खरीदता था। ये उसे सस्ता भी पड़ता था, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडारों वाले देश वेनेजुएला से क्यूबा की दूरी 1500 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में वेनेजुएला से तेल लाने वाले टैंकरों को सिर्फ कैरेबियन सागर को पार करना होता था। लेकिन वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद से ही अमेरिका ने उसके तेल भंडारों पर भी लगाम कस दी। इसकी वजह से क्यूबा के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उसे वेनेजुएला से जो सस्ता तेल मिल रहा था वो पूरी तरह बंद हो गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक क्यूबा ने रूस और मेक्सिको से तेल की सप्लाई बढ़ा दी, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप की सख्ती के बाद क्यूबा को तेल बेचने वाले देश पीछे हट सकते हैं। आशंका जताई गई कि ऐसा होने पर क्यूबा में तेल के लिए मारामारी तो बढ़ेगी ही, साथ ही उसकी आर्थिक हालत भी चरमरा सकती है। उधर खबर है कि अमेरिका और ईरान में बढ़े टकराव के बीच चीन के कई खतरनाक युद्धपोत ईरान की तरफ रवाना हो गए। दावा है कि चीन की सेना जल्द ही ईरान के साथ समंदर में युद्धाभ्यास भी करेगी और इस युद्धाभ्यास में रूस भी शामिल होगा। यानी अमेरिका के तीनों विरोधी एक साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान, चीन और रूस की मिलिट्री ड्रिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास के इलाकों में होगी। इस ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए चीन ने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोतों को भेजा। दावा है कि वो चीन के हाइनान प्रांत से रवाना हुए। उन्हें दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को पार कर अरब सागर में पहुंचना है, क्योंकि खबर है कि ईरान, रूस और चीन का साझा युद्धाभ्यास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नजदीक होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज गलियारा तक जाने के लिए ओमान की खाड़ी को पार करना पड़ता है, जबकि ओमान की खाड़ी में ही अमेरिका ने अपने एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर रखा है। और डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ दिनों में कई बार ईरान पर हमले की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ईरान ने अरब सागर में युद्धाभ्यास की तैयारी तेज कर दी। ईरान और उसके सहयोगी चीन और रूस की इस ड्रिल को अमेरिका के लिए कड़ा संदेश माना गया, क्योंकि दावा है कि रूस और चीन ने इस ड्रिल के जरिए यह बताने की कोशिश की कि ईरान अकेला नहीं है। यानी अमेरिका ने उस पर हमला बोला तो रूस और चीन कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े रहेंगे। अल जजीरा के मुताबिक ईरान, रूस और चीन की सेनाएं आसमान और समंदर में दुश्मन को मार गिराने का अभ्यास करेंगी। दावा है कि इस ड्रिल में घातक युद्धपोतों से लेकर तबाही मचाने वाले लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे और तीनों देशों की सेनाएं एक साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। ईरान के नजदीक ये ड्रिल ऐसे समय पर होगी जब अमेरिका ने बीते कुछ दिनों से वहां बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की हुई है। ट्रंप के आदेश पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन ईरान की चौखट ओमान की खाड़ी में डेरा डाल चुका है। उस पर दर्जनों लड़ाकू विमानों के तैनात होने का दावा किया गया। यही नहीं, एब्राहम लिंकन के अलावा भी ट्रंप वहां दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी अलर्ट रखा गया है। और इस सब के बीच ईरान को धमकाने का कोई मौका वो नहीं चूक रहे, और तो और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। इस बीच आशंका जताई गई कि अमेरिका और ईरान में बढ़े तनाव के बीच रूस और चीन का ईरान के साथ ड्रिल करना बड़े खतरे को न्योता दे सकता है, क्योंकि वेनेजुएला में सेना भेजने वाले ट्रंप कब किस बात पर भड़क जाएं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। ऐसे में ईरान के पाले में नजर आ रहे रूस और चीन भी उनके निशाने पर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसा हुआ तो सुपर पावर अमेरिका की चीन और रूस से सीधी टक्कर हो सकती है। ऐसे में इन तीनों महाशक्तियों के भिड़ने का सीधा सीधा मतलब होगा विश्व युद्ध को बुलावा देना। उधर ताइवान के एक बाजार में कई दुकानों में आग में जलकर राख हो गई। ताइवान के थाइचुंग शहर में एक बाजार की कई दुकानों में भयंकर आग लग गई। दुकानें खौफनाक लपटों से घिरी नजर आई। बताया गया कि आग सबसे पहले एक दुकान में भड़की और फिर देखते ही देखते 8 दुकानों तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पेयजल योजना को बहाल करने के लिए कर्मचारी 4 फीट बर्फ में पैदल चलकर गए। भारी बर्फबारी की वजह से एक पाइपलाइन टूट गई थी। उससे 300 से ज्यादा घरों में पानी की सप्लाई बंद हो गई थी।
ऐसे में कर्मचारी बर्फ के बीच पैदल चलकर गए और पाइपलाइन ठीक की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हरियाणा रोडवेज की एक बस को एक बदमाश चुरा कर ले गया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 40 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बस को बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस के डर से आरोपी बस छोड़कर फरार होने में कामयाब रहा। 100 बात की एक बात यह कि उन 2 घंटों की गूंज दुनिया अब तक सुन रही है। कौन से 2 घंटे? दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि पब्लिक एक बहुत बड़ी खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। सबकी नजर अमेरिका और ईरान पर लगी हुई थी कि एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने संकेत दे दिए कि दुनिया में बहुत बड़ा शतरंज का खेल चल रहा है और भारत उससे बाहर बिल्कुल नहीं है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए थे 2 घंटे के लिए, आप जानते ही हैं। अब तो बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि वो 2 घंटे कोई मामूली 2 घंटे नहीं थे, क्योंकि अब वही शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पता कहां गए। किससे मुलाकात की होने की उनकी खबर पर ध्यान नहीं दिया आपने। वो पहुंच गए मॉस्को। मतलब 19 जनवरी को भारत आए 2 घंटे के लिए। बार बार 2 घंटे इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि यूएई से भारत आने में प्लेन में ही इससे ज्यादा टाइम लग जाता है। तो 2 घंटे के लिए किसी राष्ट्राध्यक्ष का आना कोई साधारण बात नहीं है। 19 तारीख को आए भारत, 2 घंटे रुके, रक्षा समझौते पर साइन किए भारत के साथ, 20,000 करोड़ डॉलर के व्यापार समझौते हुए, 300 करोड़ डॉलर की एलएनजी डील फाइनल की और चले गए। 2 घंटे बाद चले गए। उसके 5 दिन बाद यूएई ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाने का समझौता रद्द कर दिया पाकिस्तान के साथ और उसके बाद पहुंच गए मॉस्को पुतिन से मिलने। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2 घंटे दिल्ली में, फिर पाकिस्तान के साथ डील कैंसिल, फिर क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात। यानी पाकिस्तान के बजाय भारत को चुनने तक ही सीमित नहीं था यह दांव, बल्कि भारत के जरिए एक नई कैलकुलेशन बनती दिख रही है। यानी जहां एक तरफ ट्रंप के रोज नए नवेले पैतरे हैं, दूसरी तरफ चीन की चालबाजियां हैं, तो दुनिया के देश हर तरह के हालात से निपटने के लिए अपने विकल्प तैयार कर रहे हैं और ऐसे हर विकल्प में भारत फिट है। यूरोप ने भी यही किया, अभी मदर ऑफ ऑल डील्स कर दी, ट्रेड डील हो गई, और यूएई जैसे देश भी यही कर रहे हैं। भारत हर विकल्प को मजबूत बना रहा है। यूएई एक अमीर देश है, दुबई है, आबू धाबी वो शहर हैं, यह भी जरूर तेल से अमीर हुआ था, लेकिन अब इसकी पहचान दुनिया में व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में है। इसके राष्ट्रपति को दुनिया में एमबीजेड के नाम से जाना जाता है, शेख मोहम्मद बिन जायद। और शेख मोहम्मद बिन जायद को दुनिया के देशों के बीच जो शतरंज की तरह चालें चली जाती है ना, उस शतरंज के ये बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वो अपने देश को मजबूत बनाने के लिए जिन भी देशों से दोस्ती बढ़ानी पड़े, बहुत चतुराई से और बड़ी सूझबूझ से बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। ईरान के खिलाफ वो सऊदी अरब के साथ खड़े थे, लेकिन यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई में दरार बढ़ी और सऊदी अरब के समर्थन वाले गुटों ने यूएई पर दबाव बनाया तो उन्होंने यमन से अपनी सेना वापस बुला ली। यूएई की सेना वहां सरकार को सऊदी अरब के साथ मिलकर हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने में मदद कर रही थी। हूथी विद्रोहियों को ईरान मदद करता है, तो हूथी विद्रोहियों के खिलाफ तो सऊदी अरब और यूएई साथ साथ थे, लेकिन यमन को एक रखना है या दक्षिणी यमन को अलग करना है, इस पर दोनों में तकरार होगी। सऊदी अरब से तकरार हुई तो यूएई ने यमन से सेना वापस बुला ली। वापस तो बुला ली, लेकिन आगे की रणनीति का खाका तैयार करने बैठ गए यूएई के राष्ट्रपति। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा डील कर ली, उसमें तुर्की भी जुड़ने के लिए तैयार हो गया। यानी सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की। तो इधर यूएई के राष्ट्रपति भारत आ गए, 2 घंटे रुके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, बड़ा समझौता कर लिया, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, स्पेस, सब क्षेत्रों में सहयोग का समझौता कर लिया। और इसके कुछ दिन बाद यूएई ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सौदा रद्द कर दिया। वो सौदा था इस्लामाबाद एयरपोर्ट को चलाने का। पिछले साल से बात चल रही थी, बता रहे हैं, लेकिन यूएई पीछे हट गया। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि कोई सौदा साइन ही नहीं हुआ था, लेकिन बातचीत तो चल रही थी
और यूएई पीछे हट गया। साफ है कि यह पाकिस्तान को बड़ा झटका है। फिर यूएई ने ट्रंप से कह दिया कि ईरान पर अगर उनको हमला करना है तो यूएई की जमीन से नहीं करने देंगे। यूएई में अमेरिका के अड्डे हैं, लेकिन यूएई से ईरान पर हमला वो नहीं करने देंगे। वो अड्डे ईरान पर हमला करने के लिए नहीं है। यानी पहले जिस ईरान के खिलाफ यूएई सऊदी अरब के साथ था, उस ईरान के खिलाफ जब अमेरिका ने हुंकार भरी तो यूएई ने मना कर दिया। ईरान शिया देश है, शिया देशों का ही नहीं बल्कि सभी इस्लामी देशों के लीडर के रूप में खुद को देखता है वो ईरान। और सऊदी अरब सुन्नी है, और सुन्नी देशों ही नहीं, वो सभी इस्लामी देशों के लीडर में वो भी खुद को देखता है। तो इधर ईरान, उधर सऊदी अरब का धड़ा है इस्लामी देशों में। यूएई भी सुन्नी है। लेकिन जब अमेरिका के हमला करने की बात आई तो शिया सुन्नी भूलकर ट्रंप को कह दिया कि हमारे यहां से कोई हमला नहीं होगा ईरान पर। अब यूएई के राष्ट्रपति रूस चले गए। रूस और चीन युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं ईरान के पास समंदर में, ईरान के साथ। और यूएई के राष्ट्रपति रूस चले गए। वहां उन्होंने पुतिन से ईरान की स्थिति और यूक्रेन युद्ध पर बात की। अब इसमें यूक्रेन युद्ध की बात है कि यूएई यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता करवाने में भी मदद कर रहा है। यूएई के अबू धाबी में ही तो रूस, यूक्रेन और अमेरिका की बातचीत हुई थी। यानी ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है उसका मतलब समझ रहे हैं आप? दुनिया के इस हिस्से में दो गुट बन रहे हैं। एक तो पूरी दुनिया में पहले दो गुट थे, अब ये हिस्सों में भी गुट बन रहे हैं। एक तरफ भारत, यूएई जैसे देश हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का गुट है। पाकिस्तान से दूर होकर यूएई सऊदी अरब से अलग रास्ता चुन चुका है। और इस उथल पुथल भरी दुनिया में हर देश के लिए भरोसेमंद और पायदार रास्ता भारत से होकर गुजरता है। चाहे ईयू हो जिसने आकर ट्रेड डील की, या यूएई हो। यूएई ने भारत के साथ डील करके सऊदी अरब और पाकिस्तान के गठजोड़ को बैलेंस कर लिया। और अमेरिका को ईरान के खिलाफ साथ न देने के बाद रूस से मिलकर उधर भी बैलेंस बना लिया। अमेरिका को कह दिया कि ईरान के खिलाफ हमारे अड्डे नहीं इस्तेमाल होंगे, उधर रूस से मिलकर बैलेंस बना लिया। भारत ने कैसे बैलेंस बनाया? सऊदी अरब के साथ भी दोस्ती है भारत की, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया तो यूएई के साथ समझौता कर लिया। अमेरिका से भी ट्रेड डील भारत की बात चल रही है, लेकिन ईयू के साथ ट्रेड डील भी कर ली। रूस के साथ सीधे भी रिश्ते हैं, लेकिन उधर ईयू के साथ डील की तो अब ये यूएई वाले रास्ते से भी मॉस्को के साथ लिंक जुड़ गया। चीन के साथ बॉर्डर का मसला है, लेकिन रूस के साथ रिश्ते हैं और रूस के चीन के साथ रिश्ते हैं। शतरंज पर सारे मोहरे बिछते जा रहे हैं। भारत भी इत्मीनान से खेल रहा है। ट्रंप शायद सोच रहे थे कि टैरिफ लगाएंगे तो सारे देश दौड़े दौड़े आएंगे समझौते करने। भारत भी समझौता करने तो जा रहा है, लेकिन अपने पलड़े में इतना वजन डालकर बात करने जा रहा है कि बात सिर्फ ट्रंप की शर्तों पर ना हो। तो उन 2 घंटों की गूंज इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक सुनी जा रही है। 100 बात की एक बात। इधर राज्यसभा सांसद पीटी उषा के पति के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का निधन हो गया। वो 67 साल के थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से फोन पर बात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सामान ढोने वाली एक गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी और उसमें एक लड़के की जान चली गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि वो लोग वहां वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे थे, तभी यह हादसा हो गया। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में पंचायत की कई एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने का चौंका देने वाला मामला सामने आया। इसका पता तब चला जब बिष्णुपुर बदनगरी पंचायत में सरकारी विवाह भवन बनाने के लिए एक जमीन की पहचान की गई, लेकिन हंगामा तब हो गया जब यह पता चला कि वो सरकारी जमीन पहले ही बिक चुकी है। इसी तरह पंचायत में मौजूद तालाब और स्कूल की कई एकड़ सरकारी जमीन पर भी अवैध कब्जा किए जाने का दावा किया गया। यह पोखर का जमीन है। इसे फिलहाल जो है कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जो विवाह मंडप बनाया जाना था, उसको लेकर यहाँ पर भूमि पूजन होना था, लेकिन इसको लेकर सरकारी जो अंचलाधिकारी होते हैं उनके तरफ से एनओसी नहीं दिया गया। पंचायत की मुखिया ने आरोप लगाया कि इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने अधिकारियों से मिलीभगत कर सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया।
हालांकि करीब 10 से 12 एकड़ जमीन जो है कि बिक चुका है, निजी कब्जे में चला गया। हाँ, निजी कब्जे में चला गया है और पत्राचार हमने बहुत सारा किया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि बाद में प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में गाड़ी चला रहे एक शख्स पर एक ई रिक्शा चलाने वाले को बोनट पर लटकाकर घुमाने का आरोप लगा। बताया गया कि पहले उसकी गाड़ी से ई रिक्शा को टक्कर लगी और जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने उसे उस गाड़ी के बोनट पर लटका दिया और वहां जिसने भी इस घटना को देखा वो डर गया, क्योंकि वो उस बोनट पर लटकाकर कुछ दूर तक लापरवाही से गाड़ी चलाता रहा। दौरान बोनट पर लटका हुआ आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर वहां मौजूद कुछ लोगों के विरोध करने पर उसने गाड़ी रोकी। मारेगा क्या इसको, मारेगा, मार उसको, मार। काफी हंगामे के बाद लोगों ने मामला शांत करवाया और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। भीषण हादसा गोरा बाजार थाना इलाके में जबलपुर मंडला रोड पर हुआ और इसमें उस गाड़ी को चला रहे ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, क्योंकि सड़क से गुजरने के दौरान वो गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ी और वहां बिजली के खंभे से बुरी तरह टकराती नजर आई। वहां ये टक्कर इतनी जोरदार हुई कि वो खंभा टेढ़ा हो गया। आरोप लगा कि उस गाड़ी की रफ्तार तेज थी, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ गया। इस हादसे में उसके आगे का हिस्सा टूटकर बिखर गया। बताया गया कि टक्कर के दौरान उसका एयरबैग खुल गया और ड्राइवर की जान बच गई। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी।